गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अमर जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आपके लिए सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे सीआरपीसी से, क्योंकि आप लोगों को बहुत डर भी लगता है और सीआरपीसी सबको बहुत टफ लगती है। लगने का रीज़न भी है क्योंकि इसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए हमें कुछ पता नहीं रहता है और काफ़ी डेप्थ में जाने पे इस समय सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट ऊपर ऊपर मोटे मोटे तौर पे ना पढ़ें, आप चीज़ों को अंदर से जानने की कोशिश ज़रूर करिए। उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है। हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर ग्रांटिंग पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान प्रदान करने हेतु द विटनेस मस्ट नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑफेंस, साक्षी को अपराध में प्रत्यक्षता इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, द एक्यूज शुड हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द पर्सन गेटिंग पार्डन, अभियुक्त को उस व्यक्ति को यह अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए जिसको कि क्षमादान प्रदान किया जाना है। नेक्स्ट है, द पर्सन गेटिंग पार्डन नीड नॉट बी इन पुलिस कस्टडी, जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जाना है वो अवश्य पुलिस कस्टडी में ना हो। नेक्स्ट है, द ऑफेंस शुड नॉट बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर, अपराध अवश्य 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, जिस व्यक्ति को क्षमादान दिया जाना है वो पुलिस कस्टडी में नहीं होना चाहिए। आप लोग प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा एग्ज़ाम देते वक्त और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहते हैं, जैसे जनरली हम एग्ज़ाम दे, अभी आपके सामने एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहूँगी कि आप लोग 80% आप लोग क्वेश्चन ज़रूर गलत करके आएंगे। इसलिए आप लोग प्लीज़ कॉन्शियस करके चीज़ों अपने वीडियोस ज़रूर देखिए। हम जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले आएंगे आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे ले आएंगे। मैंने कहा ना, हो सकते हैं इसमें से आपको क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में मिल भी जाएँ, क्योंकि पूरा हम जो भी काम कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न के आधार पे कर रहे हैं। हम कोई पुराना पैटर्न आपके लिए नहीं लेके आ रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी 1973 is confined to court witness, does not apply to defense witness, cannot be exercised after the accused has closed the defense, या does not include accused as witness। जो सीआरपीसी की धारा 311 है सिर्फ कोर्ट विटनेस तक ही सीमित है, या यह प्रतिरक्षी साक्षी पर लागू नहीं होती है, या फिर यह तब लागू नहीं होती है जब अभियुक्त व्यक्ति का बचाव बंद हो जाता है, या इसमें अभियुक्त को एक साक्षी के रूप में नहीं रखा गया है। सेक्शन 311 सीआरपीसी आपसे मटेरियल विटनेस की बात करती है और इसमें अभियुक्त व्यक्ति को एक साक्षी के रूप में नहीं रखा गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 319 ऑफ द सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी के सेक्शन 319 के तहत कोई आदेश पारित किया जा सकता है, कैन ओनली बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द फर्स्ट informant or one of the witness, can not be passed unless at least one prosecution's witness has been examined, cannot be made suo motu, या is an administrative order। सिर्फ जो धारा 319 है सीआरपीसी की, इस पे सिर्फ किसी प्रथम सूचनादाता या किसी एक साक्षी के द्वारा आवेदन करने पर ही कोई कार्य किया जा सकता है, या फिर ये तब किया जा सकता है जब कम से कम एक अभियोजन साक्षी का परीक्षण कर लिया जाए, या यह न्यायालय स्वयं नहीं कर सकता है, या यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। तो जो धारा 319 है ये, इसमें इसके अंतर्गत तब तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें प्रोसिक्यूशन विटनेस, कम से कम एक प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कंपाउंडिंग इन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ द CRPC 1973। जो 320 आपको पता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी कि समनीय अपराधों से संबंधित है। कब किया जा सकता है? कोई भी अपराध को हम समनीय कब कर सकते हैं? न्यायालय की परमिशन प्राप्त करने के बाद, या परिवादी के द्वारा ही सिर्फ किया जा सकता है, या कैन नॉट रिजल्ट इन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, या अभियुक्त की रिहाई इसमें नहीं की जा सकती है, मतलब अभियुक्त की रिहाई इसका परिणाम नहीं होती है। नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है डी, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, यानी कि जो समनीय अपराध होते हैं इसमें ये तभी समनीय होते हैं जो इसमें जो आप देखेंगे 320 में कुछ लिस्ट दी गई है वो लिस्ट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता बाद में पड़ती है। इसको कोई किसी अपराध को समनीय हम तभी करेंगे जब ये लिस्ट में पाई जाएगी सेक्शन 320 के, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसका नन ऑफ दिस राइट आंसर है और डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ए बी सी कुछ भी आप टिक करके आ जाएंगे। सी भी इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब अपराध समन हो जाता है तो समनीय अपराध का रिजल्ट क्या रहता है? एक्विटल, यानी कि रिहाई। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेक्शन 340 ऑफ द CRPC, जो ICRPC का सेक्शन 340 है, उसमें कौन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच कर सकता है? सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट? तो इसमें तीनों कोर्ट आपके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन जैसे इस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। आप फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, या तीनों कोर्ट, सिविल कोर्ट भी, रेवेन्यू कोर्ट भी, क्रिमिनल कोर्ट भी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडर सेक्शन 340 ऑफ द CRPC द कोर्ट कैन, CRPC के सेक्शन 340 के अंतर्गत न्यायालय स्वयं जा सकता है, स्वयं नहीं जा सकता है, या मूव ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय स्ट्रेंजर, किसी भी व्यक्ति के आवेदन करने पर जा सकता है यानी अपनी कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, या किसी भी पक्षकार के द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर वो कार्यवाही कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। यानी कि खुद भी जा सकता है, किसी स्ट्रेंजर के द्वारा आवेदन करने पर भी वो कार्यवाही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, या किसी भी पक्षकार के द्वारा आवेदन करने पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ ए जज डाइज आफ्टर राइटिंग हिज जजमेंट बट बिफोर डिलीवरिंग इट, यदि कोई न्यायाधीश निर्णय तो लिख देता है लेकिन इसे निर्णय सुनाए जाने से पूर्व उसकी डेथ हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होगा? जजमेंट को फाइनल माना जाएगा, या फिर जैसे ही जजमेंट फाइनल हो जाएगा जब उसका सक्सेसर यानी कि कोई उसका उत्तरवर्ती न्यायाधीश आएगा और उसे डिलीवर करेगा, या फिर जजमेंट को, ऐसे निर्णय को सिर्फ एक ओपिनियन माना जाएगा, या आपराधिक मामलों में ऐसा जजमेंट फाइनल समझा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। अगर कोई जजमेंट को लिख देता है लेकिन इसको आगे की कार्यवाही नहीं कर पाया जाता है तो ऐसे जजमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन माना जाएगा। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम पॉसिबल कंपनसेशन अवॉर्डेबल अंडर सेक्शन 357 ऑफ द CRPC 1973। CRPC सेक्शन 357 के तहत कितना संभव कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है? डिपेंड्स ऑन द कोर्ट इन विच द केस इज़ बीइंग ट्राइड, उस न्यायालय पर डिपेंड करता है जिसके अंतर्गत ऐसा विचारण किया जा रहा है, या कैन नॉट एक्सीड द मैक्सिमम फाइन पॉसिबल फाइन फॉर द ऑफेंस, जो उस अपराध के लिए संभावित जुर्माना हो उससे अधिक नहीं हो सकता, या 1 करोड़ से अधिक का नहीं हो सकता, या फिर डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, या न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है।
तो कितना कंपनसेशन दिया जाएगा सेक्शन 357 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत? इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज, न्यायाधीश के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी states that compensation payable to the victim under section 357A will be in addition to the compensation payable under section 326A और 376D of the IPC। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन यह बात कहता है कि जो सेक्शन 357A के तहत क्षतिपूर्ति दी जाएगी 326A और 376D ऑफ आईपीसी के अंतर्गत वह अतिरिक्त होगी। तो ये बात कही गई है आपके सेक्शन 357C में। सेक्शन 357 आपसे कहता है कि बाकी जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो 357A के तहत कंपनसेशन दिया जाएगा वो आपका अतिरिक्त रहेगा, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो डबल कंपनसेशन। तो सेक्शन 357C इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी 1973 डील्स विद प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जो सेक्सुअल अपराध होते हैं, लैंगिक अपराध होते हैं, उनके उपचार से संबंधित पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने से संबंधित है? तो यह है हमारा सेक्शन 357C। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा हम अपने व्यूज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप और मेल आईडी पे आप हमें मेल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।